Welcome to Ansarkari. Let's start today newspaper discussion. Execution model for fifth generation fighter jet gets node. HAL to bid with private firms, boosting Indian planes for fifth generation fighter aircraft. Union Defense मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जी के द्वारा अप्रूव किया गया है किस तरह से एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स एग्जीक्यूटिव मॉडल्स को, जिसमें स्टेट ओनरशिप होगी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की, जिसमें बिड कराई जाएगी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा ताकि कंपटीशन बेस्ड बिड को प्रमोट किया जा सके। इसके अलावा जब फाइटर फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट प्लेन्स की बात करते हैं तो वो सिर्फ 3 कंट्रीज के पास है। यूएस के पास F-22 रैप्टर, F-35A लाइटनिंग 2, चाइना के पास J-20 माइटी ड्रैगन और रशिया के पास सुकोई 57। एस्टिमेट की बात करें तो इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए एस्टिमेट बजट रखा गया है ताकि भारत को आत्मनिर्भर और सेल्फ रिलायंस बनाया जा सके। विकसित भारत 2047 के टारगेट को पूरा किया जा सके। प्रोस्पेरियस फार्मर्स प्राइड ऑफ आवर नेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर फैमिली वेलफेयर under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, a major initiative in agriculture sector. विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत जो की ऑब्जेक्टिव है उनको ऊपर फोकस किया जाएगा किस तरह से 700 डिस्ट्रिक्ट्स में 2000 जो साइंटिफिक टीम्स है उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया जाएगा, जो कि कैंपेन का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा कि किस तरह से टेक्नोलॉजी को खरीफ की फसल जो सीजन है उसके साथ फार्मर्स को किस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाए और उनके लिए अवेयर किया जाए। उसके अलावा जो नेचुरल फार्मिंग है उसकी प्रैक्टिस को शेयर किया जा सके। सोइल हेल्थ कार्ड बेस जो सिलेक्शन है उसको प्रमोट किया जा सके ताकि जब फर्टिलाइजर के यूज़ की बात करते हैं तो एनकरेज किया जा सके बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स को, स्मार्ट फार्मिंग को आईसीटी मॉडल के द्वारा इक्विप किया जा सके और बेनिफिट किया जा सके गवर्नमेंट स्कीम्स का ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स के द्वारा। अगर की हाइलाइट्स की बात करें तो किस तरह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें ड्रोन्स को प्रमोट किया जा सके, जो मॉडल फॉलो किया जाता है मोनिकल्चर देखने के लिए मिलता है कि किस तरह से राइस और वीट की खेती जो है सबसे ज़्यादा की जाती है। उसमें डाइवर्सिफिकेशन लाने के लिए मशीन बेस्ड फार्मिंग को और जो नए मॉडल्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जा सके, डायरेक्ट इंटरेक्शन किया जा सके फार्मर्स के साथ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट का, ताकि उनको अवेयर किया जा सके फर्टिलाइजर्स के रिगार्डिंग और सोइल हेल्थ कार्ड के रिगार्डिंग, ताकि फर्टिलाइजर्स का यूज़ कम किया जा सके और मिट्टी की जो उर्वरकता है उसको बनाए रखा जा सके। इसके अलावा प्रमोट किया जा सके फार्मर इनोवेशन को और इनके साथ साथ फार्मर्स को भी इन्वॉल्व किया जा सके टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट की। जब हम बात करते हैं डेवलप एग्रीकल्चर प्रोस्पेरियस फार्मर, कश्मीर रिसर्चर्स प्रोड्यूस इंडिया फर्स्ट जीन एडिटिंग शिप। जीन एडिटिंग के द्वारा शिप जिसमें 4 साल का टाइम पीरियड लगा, इनके द्वारा प्रोड्यूस किया जा सकता है कि किस तरह से जब हम बात करते हैं कि जो जीन एडिटिंग है वो रिस्पॉन्सिबल होगा जो डिजीज़ को कम किया जा सके, इसके साथ साथ जो डिजीज़ रेजिस्टेंस एनिमल है उनको प्रमोट किया जा सके। हाउ एफटीए विद यूएस यूके ईयू कुड इम्पैक्ट इंडियन एग्रीकल्चर ट्रेड। अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो देखते हैं किस तरह से 2013-14 से लेकर 2023-24 के बीच में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों में ही इंक्रीज देखने के लिए मिला है। जब हम इंडिया के टॉप एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो उसमें आते हैं मरीन प्रोडक्ट, नॉन बासमती राइस, बासमती राइस। मरीन प्रोडक्ट की बात करते हैं तो यूएस में 35%, चाइना में 20% और ईयू में 15% का शेयर हमें देखने के लिए मिलता है, जिसके ऊपर जो यूएस के द्वारा लगाए गए टैरिफ की वजह से एक्सपोर्ट का हम हो सकता है। जब हम नॉन बासमती राइस की बात करते हैं तो नॉन बासमती राइस अफ्रीका कंट्रीज में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जबकि बासमती राइस हमें वेस्ट एशिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इसके अलावा स्पाइसेस, बफेलो मीट,
शुगर, फ्रूट, वेजिटेबल्स, प्रोसेस फूड एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कॉफ़ी जैसे जो प्रोडक्ट है वो इंडिया के टॉप एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है। जब हम इंपोर्ट प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो उसमें आता है वेजिटेबल ऑयल, पल्सेस, फ्रेश फ्रूट्स, कैसूस, स्पाइसेस, शुगर, रॉ कॉटन। बीटी कॉटन के बाद कोई और हाइब्रिड कॉटन या फिर जब हम जीन एडिटिंग के थ्रू बात करते हैं कि किस तरह से और किसी कॉटन को अब तक प्रोड्यूस नहीं किया गया है, और जो जितनी भारत की मांग है उसकी पूर्ति ना होने की वजह से रॉ कॉटन को इंपोर्ट किया जाता है। उसके अलावा एग्रीकल्चर बेवरेजेस और नेचुरल रबड़ जो कि इंपोर्ट किए जाते हैं अदर कंट्रीज से, जिनके ऊपर इफेक्ट देखने के लिए मिल सकता है टैरिफ की वजह से। और जब हम डब्ल्यूटीओ की नॉर्म्स की बात करते हैं, एम्बर बोक सब्सिडी की, जिसकी वजह से जो डेवलप और डेवलपिंग कंट्री के बीच में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को मिलने वाली सब्सिडी को लेकर इशू क्रिएट होता है, जिसकी वजह से एक लिमिट रखी गई। जब हम बाली कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं कि डेवलप कंट्री 5% और डेवलपिंग कंट्री 10% तक सब्सिडी ही प्रोवाइड कर सकती है। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से एमएसपी प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसकी वजह से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और अदर कंट्री के बीच में एक इशू वाली जो कंडीशन है वो क्रिएट होती है। कार्गो शिप श्रिंक नियर केरला कोस्ट, व्हाट कैन बी इम्पैक्ट ऑफ ऑयल स्पिल। तिरुवनंतपुरम के विजिंगम पोर्ट की जब हम बात करते हैं, उसके पास शिप के श्रिंक करने की वजह से काफ़ी इफेक्ट देखने के लिए मिला है। जब ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो किस तरह से जो कोस्टल गार्ड है उन्हें पहले से ही उनके द्वारा जो मेजर्स है वो लिए जा रहे हैं कि अगर ऑयल का रिसाव होता है तो जिसकी वजह से मरीन लाइफ को इफेक्ट होगा, उसके साथ साथ जो इकोसिस्टम है वो भी हार्म होगा। कोरल रीफ को लेकर, फिशिस को लेकर सबके लिए डिस्ट्रॉय क्रिएट करेगा, क्योंकि जब हम ऑयल की बात करते हैं वो लाइटर होता है वाटर से, जिसकी वजह से फ्लोट करता है सरफेस के ऊपर और फॉर्म कर देता है एक थिन लेयर जिसे हम सिल्क कहते हैं, जो कि रैपिडली स्प्रेड होती है ओशन सरफेस के ऊपर विंड और ओशन करंट की वजह से, जिसकी वजह से जो मरीन लाइफ है वो इफेक्ट होती है। तो किस तरह से उसको कंट्रोल किया जाए और उसको पहले ही रोका जाए, जो कि डीजल और फर्नेस ऑयल के साथ हो सकते हैं। इसके अलावा जो अदर हैजार्डस सब्सटेंस अवेलेबल थे शिप के अंदर, उनकी वजह से टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है, क्योंकि क्लाइम कैल्शियम कार्बाइड जो कि एक टॉक्सिक केमिकल है वो भी वहां पर एग्जिस्ट करता था, जिसकी वजह से जो एक्सप्लोसिव गैस क्रिएट करता है जब वो वाटर के कांटेक्ट में आता है। तो इन सब के लिए मेजर्स लेने पड़ेंगे, किस तरह से उसको क्लीन किया जाएगा, क्लीन करने के बाद प्रोसेस के थ्रू, ताकि मरीन लाइफ को हार्म होने से बचाया जा सके, कोरल रीफ को और जो इकोसिस्टम है उसको सिक्योर किया जा सके बायोडाइवर्सिटी के साथ। सिल्वर जुबली ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जर्मनी और इंडिया की 25 ईयर कंप्लीट होने वाले हैं। जब हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करते हैं तो जर्मनी फोकस करता है, फोकस ऑन इंडिया। जब हम जर्मनी और इंडिया की बात करते हैं तो 4 पिलर्स जो हो सकते हैं, 4P की बात करते हैं, पीस, प्रोस्पेरिटी, पीपल एंड फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट। जब हम पीस और प्रोस्पेरिटी की बात करते हैं तो हम देखते हैं किस तरह से इंडिया और जर्मनी इंडो जर्म इंडो पैसिफिक ओशन में भी। इसके अलावा जब हम साइंस एंड टेक की बात करते हैं या फिर किस तरह से जो जर्मनी की 2000 कंपनीज है वो एक्टिवली वर्क करती है इंडिया में, जो क्रिएट करती है 7,50,000 जॉब्स इंडियंस के लिए। इसके साथ साथ क्रिएट होता है इकोनॉमिकली इकोनॉमिकली भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जब हम पीपल टू पीपल टाइज की बात करते हैं तो देखते हैं कि 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जर्मनी में स्टडी करते हैं। उसके अलावा जो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जो अदर अपॉर्चुनिटीज़ है वो सब उन्हें प्रोवाइड की जाती है। जब हम बात करते हैं कि किस तरह से फ्यूचर ऑफ आवर अर्थ या फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट की जर्मनी के द्वारा इंडिया को 10 बिलियन यूरो
जो लोन और ग्रांट्स प्रोवाइड किए गए नेक्स्ट 10 ईयर के लिए, ताकि इंडो जर्मन ग्रीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप को डेवलप किया जा सके और लार्ज स्केल पर रिन्यूएबल एनर्जी, बायोडाइवर्सिटी और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सके। तो 4P, जब हम इंडिया और जर्मनी के रिलेशनशिप की बात करते हैं, बायलैटरल रिलेशनशिप को बढ़ाने की, तो पीस, प्रोस्पेरिटी, पीपल टू पीपल टाई एंड फ्यूचर ऑफ अवर प्लेनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, हाउ स्टूडेंट कैन लर्न मोर इफेक्टिवली। जब हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं, तो एजुकेशन सिस्टम को केवल एग्जाम सेंट्रिक ना होकर फोकस करना चाहिए इनोवेटिव और नए आइडियाज़ के ऊपर, ताकि जो लर्निंग पेडागोगी है उसको चेंज किया जा सके, उसके साथ साथ स्टूडेंट के अंदर कल्टीवेट किया जा सके स्किल्स को और अंडरस्टैंडिंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को। इनके लिए कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं, जैसे कि रीड, रिकॉल एंड अंडरस्टैंडिंग टेक्निक को डेवलप कर कर। इसके अलावा इंडिविजुअल जो एनवायरनमेंट है, इंडिविजुअल के लिए एनवायरनमेंट इंटरेक्शन क्रिएट कर कर, ताकि कोर लर्निंग के ऊपर फोकस किया जा सके, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया जा सके, उसके साथ साथ क्रिएट किया जा सके ताकि ग्रोथ कर सके मेंटली भी। जब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेशन और एक्सपेरिमेंट की, तो उन दोनों को एक साथ में लाया जा सके ताकि कॉग्निटिव थिंकिंग को बढ़ाया जा सके। बिलीफ और जो बिहेवियर एक्सपेक्ट है, उसको भी एग्जिस्टिंग मॉडल के अंदर चेंज किया जा सके। आउटडोर लर्निंग को प्रमोट किया जा सके, फ्लिप क्लासरूम्स जैसी जो प्राइम एग्जांपल है उनको लिया जा सके, ताकि बेसिक क्लासरूम्स की तरह सिर्फ टीचर ना पढ़ाए, बल्कि एक लर्निंग एक स्टेप को आगे बढ़कर चेंज किया जाना चाहिए, जिसमें टीचर लीड ना करे, स्टूडेंट्स को स्पेसिफिक टॉपिक प्रोवाइड करवाए जाए जिन्हें वो रेडी करके लाएँ और उनके अंदर उनको क्लास के अंदर डिस्कशन कराया जाए, ताकि उनके बीच में जो डिस्कशन है वो बढ़ सके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और जो पेडागोगी है उसके अंदर एक चेंज आ सके, ताकि स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल हो उसकी लर्निंग के लिए, क्रिएटिव मीनिंगफुल इंटरेक्शन के लिए और डीप लर्निंग को प्रमोट किया जा सके। कंजर्वेशन ऑफ ड्यूगो मस्ट रिमेन एट टॉप प्रायोरिटी ऑफ इंडिया। डुगो की बात करते हैं तो वो ओनली हर्बीवोरस मैमल है, जब इंडियन मरीन इकोसिस्टम की बात करते हैं, जो कि डिपेंड करता है सी ग्रास के ऊपर। जब हम हैबिटेट की बात करते हैं, तो गल्फ ऑफ मन्नार, पाल बे और गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा जब हम ह्यूमन की बात करते हैं, किस तरह से जो एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनकी वजह से उनकी लाइफ में कंजर्वेशन में इश्यूज देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि कोस्टल इको जब सिस्टम के पास आने की वजह से पोचिंग देखने के लिए मिलती है, फिर स्पेसिफिक रिमोट एरियाज के अंदर भी इस तरह के इशू क्रिएट होते हैं। जब हम डगिंग की बात करते हैं, जो उनका रिप्रोडक्शन टाइमिंग है वो बहुत कम है, क्योंकि डगिंग रीच reproductive maturity after 9 to 10 years and give birth and at interval of 3 to 4 years due to their slow reproductive cycle along infrequent claving। a dog पॉपुलेशन जो मैक्सिमम पोटेंशियल की बात की जाती है वो सिर्फ 5% है, जिसकी वजह से कंजर्वेशन में इशू और कंजर्वेशन की बात की है, तो देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेशन स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स 1983 के साथ जो सिग्नेटरी कंजर्वेशन था मेमोरेंडम का, ताकि जो डग के कंजर्वेशन और हैबिटेट्स है उनको ऑल ओवर इंडिया में बचाया जा सके, कंजर्व किया जा सके, बायोडाइवर्सिटी उनको प्रोवाइड की जा सके। स्टोरी टेलिंग कॉन्टेक्ट, स्टोरी टेलिंग चैंपियनशिप की बात करें तो इस तरह की चैंपियनशिप को प्रमोट किया जा सकता है, ताकि जो फोल्क स्टोरीज है या फिर जो भी ओरिजिनल स्टोरीज है उनको प्रमोट किया जा सके और वैल्यूज को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में प्रमोट किया जा सके।
FSSAI notify guideline for recycling PET. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा नोटिफाई किया गया कि किस तरह से जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की रेगुलेशन थी, जिसमें कहा गया था कि कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनीज विल टू ensure 30% of recycling plastic it used to make category 1 packaging, which include rapid plastic use in PET bottles fiscal year 2026. जब पेट पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थिलिन की बात करते हैं, उसका यूज किया जाता है। तो किस तरह से FSSAI के द्वारा इंश्योर किया जाएगा कि जो परसेंटेज है उसको लिमिट में रखा जा सके और एनवायरनमेंट सेफ्टी के लिए रिसाइकलिंग प्लास्टिक का यूज किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब टू आंसर।